आप देख रहे हैं एक ही सोच न्यूज और वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम काम की महत्वपूर्ण खबरों का। महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें, यूपी सरकार बोली 30 लोग मारे गए हैं, 25 की शिनाख्त, 60 घायल। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शाम 6:30 पर मेलाधिकारी किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 60 लोग घायल हैं। 25 शवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु की मौत हुई है। वहीं अगली खबर में सीएम योगी बोले मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी भीड़ को हादसे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। प्रशासन पूरी तरीके से चौकस था, वह बात करते करते भावुक हो गए। सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अब वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बनाया जाएगा 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, 3 राज्यों की कनेक्टिविटी होगी आसान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नया एक्सप्रेस वे जल्द ही तैयार किया जाएगा, जो 88.4 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेस वे के कारण यात्रा का समय घटकर केवल 1 घंटा होने की उम्मीद है, जिससे टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अब वहीं अगली खबर में हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी, 6 प्रस्तावों पर लगी मोहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड की कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। झारखंड राज्य उच्च स्तर शिक्षा पुरस्कार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। अब वहीं इसी के साथ अगली खबर में यूपी के चीनी मिल ने किया 10 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने का 35.29 करोड़ का भुगतान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। 10 जनवरी तक राज्य की प्रमुख चीनी मिलों ने गन्ना खरीदी पर किसानों को 35.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस निर्णय से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी। इस भुगतान से किसानों की वित्तीय स्थिति को राहत मिलेगी और वे अब अपनी आने वाली फसलों के लिए बेहद तैयार हो सकते हैं। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में बिहार में नौकरियों की भरमार, जारी हुआ एक और नोटिफिकेशन, 1 फरवरी से करना होगा ऑनलाइन आवेदन। ग्राम कचहरियों के सुचारू संचालन के लिए 1583 ग्राम कचहरी सचिव और 2436 न्यायिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। कचहरी सचिवों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है, जबकि न्यायिक मित्रों के लिए 1 फरवरी से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए नियोजन इकाई का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी सचिव की शैक्षणिक योग्यता 12वीं और उत्तीर्ण या उसके समक्ष रखा गया है। अब वहीं अगली खबर में गैस कनेक्शन धारकों के लिए अलर्ट, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। गैस कनेक्शन ई-केवाईसी राशन कार्ड की तर्ज पर अब गैस कनेक्शन का भी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ये ई-केवाईसी निःशुल्क की जा रही है। ई-केवाईसी के लिए गैस कनेक्शन धारक को गैस एजेंसी पर अपना आधार कार्ड, गैस कनेक्शन लाना होगा। गैस एजेंसी पर कार्यरत कर्मियों के द्वारा ई-केवाईसी की जाएगी। ई-केवाईसी न होने पर कनेक्शन बंद हो सकता है। अब वहीं अगली खबर में मनरेगा के तहत हाजिरी में नया बदलाव, फेस रीडिंग तकनीक से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में अब एक और अहम बदलाव किया गया है। अब मजदूरों की हाजिरी केवल चेहरे की स्कैनिंग से लगेगी, ताकि योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सके। ये कदम फर्जी हाजिरी और अवैध दावों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। इस बदलाव के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके माध्यम से अब एक साथ 10 मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाई जा सकेगी। इस तकनीकी अपग्रेडेशन का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केवल वही मजदूर कार्यस्थल पर हाजिर माना जाए जिसकी उपस्थिति वाकई वहां मौजूद है। अब वहीं आगे मैया सम्मान योजना पर अबुआ बजट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक संसाधनों से ही मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में
हर महीने 25 रुपये दे रही है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में क्लासरूम में कर ली शादी, स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को माला पहनाकर मांग में भरा सिंदूर, तस्वीर हुई वायरल तो मचा बवाल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक छात्र ने भरी क्लास में अपनी प्रोफेसर की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आनन फानन में प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में बिहार सरकार ले आई नया कानून, जिससे इन लोगों पर होगा ताबड़तोड़ एक्शन, जुर्माना और जेल का प्रावधान। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार कई कानून भी बना रही है। इसी कड़ी में एक और नया कानून आ गया है, जिससे अब सरकारी जमीनों और मकानों या भवनों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। इस कानून के तहत ऐसा करने वालों को जेल भी होगा और जुर्माना भी लगेगा। दरअसल बीते महीनों में ऐसे सरकारी भूमि या संपत्तियों का पता लग रहा है जो या तो सरकारी हैं लेकिन लोगों ने कब्जा रखी हैं। अब इसके खिलाफ नीतीश सरकार का एक्शन, बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 को लागू कर दिया गया है। इस कानून को तोड़ने वालों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। नीतीश सरकार ने इस संबंध में गजट की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने पत्र में कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, यदि परीक्षार्थियों को बुर्का पहनने की अनुमति दी गई तो ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में इसकी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कई छात्रों पर इसका असर पड़ सकता है। अब वहीं अगली खबर में बिहार में जेडीयू सांसद की दबंगई, पत्रकारों को लुटा कर मारा, दी बद्दी गालियां, मोबाइल भी छीन लिया। भागलपुर में जेडीयू के सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी देखने को मिली। अजय मंडल ने मुख्यमंत्री के भागलपुर आगमन की सूचना पर कवरेज करने हवाई अड्डा मैदान के मुख्य गेट पर पहुंचे पत्रकार के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार अजय मंडल ने स्थानीय पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार के साथ मारपीट की। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों को भी भद्दी गालियां भी दी। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नए सत्र से शिक्षकों के लिए तय मानक लागू होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 जनवरी तक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या होने से छात्रों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब वहीं अगली बड़ी खबर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बता दिया कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जारी करेंगे। ये रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड के जरिए सीधी किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसका लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिलेगा। वहीं साथ ही आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वालों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जल्द ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की अगली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। किसान 3 तरीकों से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पहला ओटीपी आधारित ई-केवाईसी, दूसरा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी, तीसरा फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर मौसम से जुड़ी है। यूपी समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से तापमान गिर गया है। थोड़ी ठंड वापस आ गई है। दिन के समय जहां धूप निकल रही थी, अब बादल छाए हुए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में 4 फरवरी तक और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 31 जनवरी से 4 फरवरी यानी 5 दिनों तक बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा और 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बरसात होने वाली है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की स्थिति रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय उड़ीसा, मेघालय घने से बहुत घना कोहरा छाया रहा है। अब वहीं अगली खबर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। ये उनका 8वां बजट होगा।
सीतारमण ने इस बजट पर करदाताओं से लेकर किसान, महिलाओं और उद्योग आदि की नज़र टिकी हुई है। बजट में उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार 2025 में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। तेल मंत्रालय ने सरकार से एलपीजी सब्सिडी के लिए 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग की है। अब वहीं इसी के साथ अगली खबर में केजरीवाल के खिलाफ हो एक्शन। जहरीले पानी वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा की सरकार के द्वारा दिल्ली में पानी में जहर मिलाने वाले आरोपों को लेकर उन पर खूब बरसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी 5 गारंटियों का ऐलान किया है और सरकार बनने पर इन्हें पूरा किया जाएगा। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी का मुद्दा भी गर्मा चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जब से दावा किया है कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर भेजा था, उसके बाद से ही विवाद बढ़ गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब वहीं आगे मुंबई वालों को बड़ा झटका। पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर लगेगा बैन। जल्द लागू हो सकता है ये नया नियम। अगर आप मुंबई में रहते हैं और रोज अपने पेट्रोल या डीजल वाहन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करना है। इसके साथ ही शहर को ज़्यादा ग्रीन व क्लीन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने समिति बनाई है जो ये जांच करेगी कि मुंबई में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सीएनजी वाहन चलने की अनुमति दी जा सकती है। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मुंबई के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स साल 2020 के बाद ये 12% तक खराब हो चुका है। अब वहीं अगली खबर में दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 6 लोगों को मलबे से निकाला गया, रेस्क्यू जारी। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना शाम 6 बजे के करीब हुई। 6 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। अन्य दबे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल पर पुलिस, फायरिंग ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। अब वहीं अगली और अंतिम खबर में कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटा सकता है भारत। बजट में ऐलान संभव। ट्रंप ने दी थी ज़्यादा टैक्स लगाने की धमकी। भारत अमेरिका से आयात करने वाले कुछ महंगे सामानों के टैरिफ में कटौती कर सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के दौरान उसकी घोषणा कर सकती हैं। स्टील, महंगी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान इस लिस्ट में है जिनके टैरिफ में कटौती हो सकती है। भारत अमेरिका के 20 ऐसे सामान इंपोर्ट करता है जिन पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत और चीन और ब्राज़ील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अमेरिका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज़्यादा रहा। इससे भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर रहा था। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।